नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी इतना डर क्यों गई, आवाज क्यों बंद हो गई? अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के युद्ध ने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे प्रधानमंत्री की आवाज ही निकल गई? अभय दुबे जी ने राजनीति के इस युद्ध का एक एक शब्द का वर्णन किया है, बहुत जबरदस्त है। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो तिगड़ी है युद्ध की, इससे पूरी दुनिया को बहुत खतरनाक मुहाने पे लाकर रख दिया है। हर देश की भूमिका की पड़ताल हो रही है और खास तौर से भारत की इस बात में चर्चा हो रही है कि ईरान जो हमारा पुराना देश था, हमारी सरकार की आवाज भी नहीं निकल रही है। एक शोक संदेश तक नहीं हो रहा है कि एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर दी गई है बेरहमी से, जो हमारा दोस्त था। आखिर डरी क्यों है सरकार? कारण क्या है? आपको क्या लगता है? देखिए, कश्मीर के प्रश्न के ऊपर दो नेता, ईरान के आयतुल्ला और इराक के सद्दाम हुसैन, इन दोनों ने हमेशा भारत का साथ दिया। कोई भी मंच हो, ये दोनों हमेशा कश्मीर के प्रश्न में भारत का साथ रहे। जब सद्दाम हुसैन को फांसी लगी थी तो मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने शोक व्यक्त किया था, विरोध व्यक्त किया था, अपना क्षोभ व्यक्त किया था इसके ऊपर। अब इजराइल के विमानों ने 30 बंकर बस्टर विमान अयतुल्ला खुमैनी के घर के ऊपर, ठिकाने के ऊपर बरसाए और उनको और उनके पूरे नेतृत्व के साथ में जान से मार दिया, उनकी हत्या कर दी। तो भारत की विदेश नीति, भारत के विदेश मंत्रालय के मुंह से एक चू तक नहीं निकली, एक शब्द भी वो लोग नहीं बोले। वो घटना सवेरे घटित हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिली कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की बैठक कराने की। बैठक शाम को हुई, बैठक जाके उनकी, और उस बैठक में भी उन्होंने किया क्या? कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। बैठक कर ली, आपस में चर्चा कर ली, किसी को नहीं पता वहां आपस में चर्चा क्या हुई, कोई वक्तव्य नहीं जारी हुआ। ये फिर इस तरह की बातें की गई कि डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बातें की गई। और उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात में यूएई के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है, उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया गया। प्रधानमंत्री ने उनके वहां पर फोन किया और वहां सब किया गया। सुना ये जा रहा है कि भाई इन सब लोगों के वहां पर यूएई में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, पूरे के पूरे इस पूरी सरकार की बड़े बड़े हस्तियों के, जो लोग इस सरकार चला रहे हैं, उनकी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना इनके लिए पहली प्राथमिकता है। भारत की विदेश नीति और विदेश नीति का जो इतिहास है और दुनिया की क्या स्थिति हो रही है, इस सब में इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी इनकी शायद इससे भी बड़ी प्राथमिकता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खुश रखा जाए। और मध्य पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा पिट्ठू है इजराइल को कैसे खुश रखा जाए, ये इस काम में ये लोग लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह देगा वो ये करेंगे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने जितना कहा है वफादारी के साथ उतना ही किया जा रहा है। भाई मेरा तो आकलन ये है, हम लोगों के पास कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हम आपको प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण दे पाए। हमारा आकलन यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही ये इजराइल गए थे। सब चीजें सबके बारे में पता थी। बना ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारे आते ही युद्ध कर दिया जाएगा। इसका मतलब युद्ध की तैयारी पहले से चल रही थी। इजराइल ने तो मान लिया है कि वो करीब 1.5 महीने से युद्ध की तैयारी बराबर कर रहे थे। तमाम दुनिया के विश्लेषक कह रहे हैं कि जैसे ही इजराइल तो युद्ध की तैयारी कर ही रहा था, नेतन्याहू तो कर ही रहे थे युद्ध की तैयारी। जैसे ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के लगाए गए टैरिफ को, पूरे सिस्टम को जो कैंसिल किया, उन्होंने रद्द किया, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होता नहीं उसे कि भाई हम भी तुम्हारे साथ युद्ध में शामिल हैं, आओ दोनों मिलकर ईरान को मारते हैं। उसके बाद से ईरान के ऊपर दोनों चढ़ दौड़े। जबकि ओमान के विदेश मंत्री ने 24 घंटे पहले एक बयान दिया था कि एक दिन दूर है, केवल एक दिन दूर है ईरान और अमेरिका के बीच में संधि होना। लेकिन वो दिन कभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया का सबसे लंबा दिन साबित हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया जिसमें दुनिया के सारे देश तकरीबन धीरे धीरे करके शामिल होते जा रहे हैं। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि भाई वो भी इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, वो भी वहां उधर जाके खड़े हो गए। तुर्की ने विरोध किया है, चीन ने विरोध किया है, रूस ने विरोध किया है। और अब देखिए चीन और रूस का विरोध जो है वो भी तो औपचारिक किस्म का लग रहा है।
शायद वो दोनों ये मान रहे हैं कि अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसा है तो उसको फंस जाने दो, जैसे कभी अमेरिका अफगानिस्तान में फंस गया था और बाद में बुरी तरह बेइज्जत हो गया, अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। अमेरिका की 2 बार बहुत बड़ी-बड़ी बेइज्जती हुई है। एक तो अफगानिस्तान से बेइज्जत होकर लौटना पड़ा था और वहां पे वियतनाम में जो पराजय हुई थी। तो इस बार हो सकता है कि अमेरिका जो है वो ईरान में भी बुरी तरीके से फंस जाए, क्योंकि ईरानी इतिहास में तो कभी नहीं हुआ आज तक कि ईरानियों ने किसी के सामने समर्पण किया हो। ईरान कोई छोटा-मोटा देश तो है नहीं, कोई वेनेजुएला तो ईरान है नहीं कि वहां के आप राष्ट्रपति को उठा ले जाएं और उसके बाद में वहां अपनी कठपुतली वहां पे बैठा दें। ईरान तो एक अलग तरह का देश है। ईरान तो यूनानियों ने ईरान के ऊपर बड़े-बड़े हमले किए थे, उसका मुकाबला ईरानियों ने कब तक किया? फारस का साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और अभी भी ये ठीक है कि अमेरिका के बराबर फौजी ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का और ड्रोन्स का इतना बड़ा भंडार है कि वो कई महीने तक इस युद्ध को जारी रख सकता है। और अभी मेरे ख्याल से अभी से डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध का तनाव महसूस होने लगा है। इसीलिए वो 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरह की बात ये, एक तरफ वो कह रहे हैं, उन्होंने एक अपील जारी की है कि ईरानी सेना सरेंडर कर दे। अगर सरेंडर नहीं करेगा तो सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि मैं ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार हूं और ईरान भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ये वक्तव्य भी उन्होंने दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो धमकी भी दे रहे हैं और साथ में पतली गली भी खोज रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि ईरान और इजराइल दोनों ने पहले से, जब कभी आप किसी युद्ध में कूदते हैं तो आप एग्जिट के बारे में भी तैयारी कर लेते हैं। जब आप किसी मुश्किल जगह में घुसने की योजना बनाते हैं तो आप पहले सोच लेते हैं दरवाजा, बाहर निकलने का दरवाजा क्या होगा, वरना आप तो खुद ही फंस के उसमें खत्म हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये एक ऐसे युद्ध में दोनों फंस गए, ऐसा लगता है कि इनके पास एग्जिट नहीं है। कोई पहले से प्लान नहीं किया है, इन्होंने एग्जिट तैयार नहीं किया है। कि जब एग्जिट तैयार कर लेते हैं, सब नेता अनशन करते हैं तो पहले से तय होता है कि अनशन तोड़वाएगा कौन, मतलब जूस का गिलास कौन पिलाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को जूस का गिलास कौन पिलाएगा, सवाल इस बात का ही है। क्योंकि युद्ध में कोई नहीं, लगातार बहुत देर तक कोई नहीं फंसे रहना चाहता। भाई कल से खबर आ रही है कि ईरान के कुछ मिसाइल जो हैं वो इनका बड़ा विमानवाही पोत जो है उसके ऊपर गिरे हैं जाके, उसको भी कुछ नुकसान हुआ। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान होता तो वही खबर सबसे बड़ी बन जाती, लेकिन गिरे तो है ही। ईरानियों ने हिट तो किया ही है उसको। अगर 4-5 मिसाइल उस पर और गिर पड़े तो ये तो 600 बिलियन डॉलर डूब जाएंगे अमेरिका के समुद्र में, और साथ में प्रतिष्ठा भी अमेरिका की डूब जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का कोई विमानवाही पोत नहीं डूबा होगा नीचे। भाई उसके ऊपर 40 से 50 अमेरिकी अत्याधुनिक फाइटर जेट भी खड़े रहते हैं उसकी, पर वो भी साथ में डूब जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं के खतरे को डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया है, इसलिए एक तीसरा बयान उनका ये है डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका को इसमें नुकसान हो सकता है, यानी ये भी उन्होंने मान लिया है। यानी अब उन्हें 3 तरह के एहसास हो रहे हैं। पहला एहसास ये हो रहा है कि हमें नुकसान हो सकता है, इसके लिए पहले से कहना शुरू कर दिया है ताकि पेशबंदी कर सकें। दूसरा, वो ईरान को टटोल रहे हैं कि किसी तरीके से ये फेस सेविंग फार्मूला लेके आ जाएं, पतली गली मिल जाए तो उसमें से हम लोग निकल जाएं। दूसरा ये भी है। तीसरा ये है कि अमेरिकी ऐंठ भी कायम रहनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं सरेंडर कर दो वरना निश्चित मृत्यु होगी। और इसमें सबसे ज्यादा 2 देश मेरे ख्याल से खुश हैं। एक तो इजराइल बहुत खुश है। नेतन्याहू अगर अकेले युद्ध में जाते ईरान के खिलाफ हैं तो बहुत मुश्किल होती उनके लिए, तो बहुत पस्त हो जाते बहुत जल्दी। अमेरिका भी फंस गया है युद्ध में आकर, और अमेरिका के फंसने के कारण यूरोप के लोग भी फंसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ना ये लोग, तो सारे के सारे, कितना भी इनमें आपसी झगड़ा हो लेकिन है कुल मिलाकर यूरोप और अमेरिका एक ही थैली की चट्टे बट्टे। और दूसरी तरफ एक और कोई देश अगर खुश है तो वो चीन खुश है। चीन सोचता है कि थोड़ी देर और फंसे रहे ये लोग तो अच्छा है। भाई जितना ये फंसेंगे इसमें बुरी तरीके से युद्ध में, उतना ही चीन को फायदा होगा। अमेरिका ने उसकी चीन की तेल की सप्लाई कमजोर करने की कोशिश की थी, एक तो वेनेजुएला से, दूसरे ईरान, एक तो वेनेजुएला पे हमला करके, ईरान पे हमला करके। उसके लिए चीन ने पहले पेशबंदी कर रखी थी, बड़े पैमाने पर तेल जमा कर लिया था अपने पास, तेल के भंडार खड़े कर लिए थे, तो चीन को इसकी कोई ज्यादा चिंता है नहीं। तो चीन सोचता है कि ये फंस जाए अमेरिका, इसको और नुकसान हो जाए, और चीन को तो कोई खतरा है नहीं, वो तो अपना काम चला ही रहा है, उसके ऊपर तो कोई हमला नहीं है, उसकी कहीं फौज फंसी नहीं है, उसका एक पाई भी नहीं खर्च हो रही है।
ठीक वो बात है। सुरक्षा। ऐसे में भारत की भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है और पूरी दुनिया में मजाक उड़ रही है कि हम लोग एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे, एक्स पे लिख नहीं पा रहे। आखिर इतना डर की चीज का है? क्यों क्यों हम इतना एक ज्यादा एक आगे तक संजय हैं? जी, एक एक बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछ के करते हैं। कैसी एक एक मजबूरी काम। क्या है? क्या मजबूरी है? देखिए, एपस्टीन फाइल, एपस्टीन हैं, फाइल, बहुत सी एपस्टीन मजबूरियां फाइल। हो सकती हैं। एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और वो ये अगर अगर हम इसके अंदर कोई रहस्य न खोजें, एप्स्टीन फाइल तो एक रहस्य है। अगर हम इसके अंदर कोई रहस्य न खोजें, तो कम से कम हम ये तो मान ही सकते हैं कि भारत की विदेश नीति की डॉक्ट्रिन, यानी उसकी जो आधारभूत थीसिस है, वो ये है कि अमेरिका के साथ जुड़ जाया जाए, भले ही आप अमेरिका के पिट्ठू कहलाएं। तो जो कुछ भी हमें शक्ति प्राप्त होगी, जो कुछ भी आभा प्राप्त होगी, जो कुछ भी हमारी नामवरी होगी, वो सब अमेरिका के साथ जुड़ने से होगी। पूरी तरह अमेरिकी कैंप में जाके खड़े हो जाएं, अमेरिका के पिट्ठू बन जाएं। ये नरेंद्र मोदी की, अगर इसको विदेश नीति की डॉक्ट्रिन के तौर पे देखना है, तो अगर विदेश नीति की डॉक्ट्रिन के तौर पे नहीं देखना है, इस रूप में देखना है कि कहीं अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे हैं, इसको राहुल गांधी कहते हैं कि कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं, तब फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि एप्स्टीन फाइलों में क्या चक्कर है, ट्रंप के पास इनका कोई रहस्य तो नहीं है, क्या ऑपरेशन सिंदूर संबंधी कोई रहस्य है, या जो पहलगाम, या जो वो हुआ था उस बारे में कोई रहस्य है उसके अंदर। पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ था, धर्म पूछ पूछ के गोली मारी गई थी, वहां जो 4 आतंकवादी थे, उसका कोई रहस्य है, कोई तो कोई इनका कोई रहस्य है जो उसके पास है। इसी दम पे वो कहते हैं कि हम इनका कैरियर कभी, राजनीतिक कैरियर कभी भी खत्म कर सकते हैं। सर, ईरान यूएई पे जो हमले कर रहा है वो बहुत, मेरे ख्याल से बहुत रणनीति के तहत कर रहा है, क्योंकि दुबई एक ऐसा स्थान था, पूरी दुनिया के लोग आते थे, मानते थे कि सबसे शांत, सबसे डेवलप जगह है, भारत का बहुत बड़ा निवेश है, अमेरिका का भी बहुत बड़ा निवेश है। ये जो हमले हो रहे हैं, ये दुबई और बाकी सऊदी, ये सब चिल्लाएंगे नहीं अमेरिका से कि आपके चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें बचाइए? क्या नहीं लग नहीं, रहा है बिल्कुल आपको? पूरी खाड़ी के सभी देश घबराए हुए हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त वो अमेरिका से कह रहे होंगे कि भाई ये आपने रायता फैलाया है, इसको आप जल्दी बटोरिए। भाई ये सब इलाके जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन करने वाले इलाके हैं। यहां से बड़े पैमाने पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इनकम होती है पैदा। सारी दुनिया से लोग जाते हैं वहां पे, शॉपिंग करते हैं। दुनिया का हर ब्रांड बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे बिकता है। वहां पर वो तो शॉपिंग पैराडाइज है ना, शॉपिंग करने वालों की जन्नत है वो सब पूरा इलाका। शॉपिंग करने वालों की, मौज मजा करने वालों की, जो जाते हैं वहां पर मौज मजा करते हैं, होटलों में ठहरते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उनकी जन्नत है उनकी। और जब वो जन्नत तबाह हो जाएगी, या इस जन्नत की कोई जाएगा नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट ही बंद हो जाएंगे, तो जन्नत में ना कोई जाएगा, ना जन्नत से कोई आएगा। जो लोग फंसे पड़े हैं वो भी गालियां दे रहे होंगे, और जो जाना चाहते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे जाएं वहां पे, अब तो कोई और ठिकाना ढूंढेंगे, वहां तो जाना बेकार है। तो वो लोग चाहते होंगे, इन लोगों की जन्नत तभी रह सकती जब कोई वॉर ना हो, युद्ध ना हो, कोई तनाव ना हो। भाई अगर वहां पे मान लीजिए अपराधियों की आमद रफ्त बढ़ जाए, लोग लुटने लगे, गोलियां चलने लगे, गैंगवार होने लगे, तो लोग नहीं जाएंगे वहां पे। अब वहां वार में फंस गई है पूरी दुनिया, वो तब नहीं जाएंगे वहां पे। तो वो लोग, उन लोगों की तरफ से बहुत दबाव पड़ रहा होगा कि खत्म कीजिए। तो ट्रंप के लिए जरूरी है कि वो इस युद्ध को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें। लेकिन जाहिर है कि नाक बचा के खत्म करेंगे अपनी, नाक थोड़े कटने देंगे। कुछ ना कुछ तो उनके पास कहने बताने के लिए, डींगे मारने के लिए होना चाहिए कि हमने देखो ये कर दिया। अच्छा, ईरान जिस बहादुरी के साथ लड़ रहा है अपने नेता को शहीद होने के बाद, उसकी उम्मीद थी, उसने कसके ठिकानों पे। सबको उम्मीद थी, सबको। देखिए ये बीजेपी के बड़े भारी समर्थक हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, जीडी बख्शी। मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसका थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ईरान ऐसा जवाब देगा अमेरिका को जो ट्रंप को हमेशा याद रहेगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका को फौज भेजनी पड़ेगी। केवल हवाई मिसाइल विसाइल मारने से नहीं कब्जा होता है वहां पर, कहीं टैंक भेजने पड़ेंगे, तोपखाना भेजना पड़ेगा, फौजी जाने पड़ेंगे, फौजी भेजेंगे तो लाशें फिर आएंगी उधर से लौट के। तो वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे वहां पर। वहां पर रिजीम चेंज तो हो नहीं पाएगी। और कहा ही जाता है कि ईरान का जो सत्ता का ढांचा है, उसमें नेता खत्म भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नया नेता आ जाएगा।
सत्ता का ढांचा खत्म नहीं होता। इराक में क्या था, सद्दाम हुसैन खत्म होने के बाद सत्ता का पूरा ढांचा जर्जर था और टूट गया था वो। तो वहां पे ऐसा नहीं है, ईरान टिका रहेगा। ईरान के पास इतने ड्रोन्स हैं, इतनी मिसाइलें हैं कि वो कम से कम 2 महीने लड़ता रहेगा। 2 महीने में तो इसराइल का और अमेरिका का दोनों का भूसा निकल जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब भारत क्या करे? भारत ऐसा फंस गया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत किरकिरी हो रही है, तो आपके हिसाब से अब क्या करना चाहिए, कैसे निपटे इससे? कोई नहीं, ये अपनी किरकिरी करवाने के लिए तैयार है। इनका मानना है हमारी किरकिरी नहीं हो रही, हमारी तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को हम खुश किए हुए हैं, खत्म हो गई बात, और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी को अपनी किरकिरी की चिंता नहीं, इसको हम किरकिरी कह रहे हैं। उनको वो लोग सोच रहे होंगे बैठे हुए कि होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बॉस जो है खुश रहना चाहिए। एक कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव, बस अमेरिका खुश हो, बाकी तो कुछ होता रहे दुनिया में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है। यही सब कर रहे हैं। जो अमेरिका कहता है इजराइल जाओ तो इजराइल जाते हैं। अमेरिका कहता है कि वो इस तरह का जो यूएई पे हमला हुआ उसमें अफसोस जाहिर करो, तो वहां अफसोस जाहिर कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाराज न हो जाए इसलिए उन्होंने खामनैनी की मौत की हत्या के ऊपर कोई भी रोष व्यक्त नहीं किया, कोई क्षोभ व्यक्त नहीं किया। घर अपनी मीटिंग कर ली, मीटिंग से कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं आया, कोई शोक संदेश भी नहीं दिया। तो अब तो ये हालत है इनकी। एक गाना था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वही अब तो इस तरह के मीम भी चल रहे हैं ना कि वो ट्रंप डमरू बजा रहे हैं, मोदी जी बंदर की तरह नाच रहे हैं। इस तरह के तमाम मीम चल रहे हैं। कितना शर्मनाक है भारत के लिए। कभी सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश को ये दिन भी देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया बातचीत। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी इस युद्ध का। इससे सटीक वर्णन कहीं हो नहीं सकता, इससे सार्थक वर्णन कहीं नहीं हो सकता। कैसा लगा बातचीत जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।